बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने स्टार्टिंग पोजीशन का लेक्चर ले लिया है जो हमने स्टार्ट किया है कल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा स्टार्टिंग पोजीशंस में जो हमने फंडामेंटल पोजीशंस हैं। ठीक है, फंडामेंटल पोजीशन में हमने स्टैंडिंग एंड नीलिंग पोजीशन की थी। ठीक है, सो आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है स्टार्टिंग पोजीशंस में हमने जो रिमेनिंग पोजीशंस रह गई हैं, सिटिंग पोजीशन, लाइंग एंड हैंगिंग पोजीशन। ठीक है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिटिंग पोजीशन, ठीक है। अब देखें सिटिंग पोजीशन को देखें, अगर ये वाली पोजीशन देखें, ये यहाँ तक, ठीक है, हमारा जो मसल वर्क है सेम एज स्टैंडिंग पोजीशन है। ठीक है, सेम एज स्टैंडिंग पोजीशन है हमारा। उसके बाद गेम चेंज हुई है। ठीक है, सो जब भी अगर आपको जैसे कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सिटिंग पोजीशन में मसल वर्क और उसकी इफेक्ट्स एंड यूजिंग लिखें, तो ये नहीं लिख देना उधर कि सेम, ठीक है, कि यहाँ इस जॉइंट तक सेम एज मसल वर्क सेम एज स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, आप ये लिखेंगे, लेकिन उसके बाद आपको पूरा लिखना होगा कि जो आपके नेक के मसल्स हैं, ठीक है, प्री वर्टिब्रल जो आपके नेक के मसल्स हैं वो आपके वर्क कर रहे हैं, आपके जो ये जो बैक के मसल्स हैं, ठीक है, बैक के एक्सटेंसर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, बैक के फ्लेक्सर्स, ठीक है, जो आगे ट्रंक के फ्लेक्सर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। इसी तरह ही हिप फ्लेक्सर, हिप एक्सटेंसर्स, इस तरह करके ग्रेजुअली आप आएंगे। ठीक है, सो सिटिंग पोजीशन, this position is taken on a chair or a stool, the height and width of which allows the thigh to be fully supported। ठीक है, thigh fully supported है, and hips and knees to be flexed to a right angle। ठीक है, जो आइडियल सिटिंग पोजीशन है उसके आइडियल सिटिंग पोजीशन कौन सी होती है? ठीक है, आइडियल सिटिंग पोजीशन ये सिटिंग पोजीशन है कि आपके जो हिप के ऊपर, हिप का ट्रंक के साथ कितना एंगल बने? 90 डिग्री। देन नी का लोअर लेग के साथ कितना एंगल बने? 90 डिग्री। और फुट आपके फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, 90, ये देखें आपके हिप जॉइंट पे भी 90 का एंगल बने, आपके नी जॉइंट के ऊपर भी 90 का एंगल बने। ठीक है, और आपकी बैक देखें फुली सपोर्टेड है। ठीक है, न्यूट्रल पेल्विक टिल्ट है, न्यूट्रल पेल्विक टिल्ट है, बैक फुली सपोर्टेड है। आपकी जो नॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन है, ठीक है, जो आपकी स्पाइन का नॉर्मल कर्वेचर है कि यहाँ पे लंबर पे लॉर्डोसिस होता है, थोरेसिक पे काइफोसिस होता है, आपकी सर्वाइकल पे लॉर्डोसिस होता है। ठीक है, और आपके जो ये सैक्रम है इधर आपका काइफोसिस होता है। ठीक है, जो नॉर्मल लॉर्डोसिस काइफोसिस की मैं बात कर रही हूँ, वो आपके नॉर्मल कर्व्स ऑफ स्पाइन जो है वो कैसे देखिए इस तरह पता चल रही है। ये आइडियल सिटिंग पोजीशन है। ठीक है, द नीज आर, अब वो देखें थाइज इस वाली पोजीशन के अंदर क्या है? फुली सपोर्टेड है, थाइज फुली सपोर्टेड है। द नीज आर अपार्ट sufficiently to allow the femora to be parallel and feet। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि नीज जो है वो पैरेलल इतने अपार्ट होने चाहिए कि जो आपकी फीमर है ना, ठीक है, फीमर, ये दिस इज योर फीमर बोन, ये जो थाई बोन होती है ना, थाई के अंदर बोन है जो फीमर बोन है, फीमर दूसरी फीमर के पैरेलल हो। ठीक है, नीज इतने अपार्ट होने चाहिए। ठीक है, कि आपकी जो थाइज हैं वो एक दूसरे के, जो फीमर बोन है वो एक दूसरे के पैरेलल हो। द फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर विद हील्स वर्टिकली बिलो द नीज। ठीक है, अब देखें जो अब इस वाली पोजीशन के अंदर है कि हील, आपके जो फुट हैं आर रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, और जो आपकी हील है वो डायरेक्टली अंडर द नी आए। ठीक है, ये आपका नी है और ये देखें हील उसके डायरेक्टली अंडर द नी आ रही है। ठीक है, हिप पे भी आपका हिप जॉइंट के ऊपर 90 का एंगल, यानी कि हिप का ट्रंक के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा। देन ये जो आपका नी का एंगल है वो भी 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल 90 डिग्री ही होता है, वो आपका बनना चाहिए। There need to be no muscle work to hold the position of legs and they are full because they are fully supported। ठीक है, flexors of the hips work to maintain right angles at these joints and to prevent tendency to slump। ठीक है, अब देखें पीछे से, अब अगर हम इस पोजीशन को देखें, आपके जो हिप के फ्लेक्सर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह कुछ कुछ चीज़ों का लिखा है जिसमें सिर्फ लिख दिया है हिप फ्लेक्सर का लिख दिया है, लेकिन हमें भी पता है कि वर्क कैसे कोऑर्डिनेटेड चल रहे होते हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके हर जॉइंट का बता देती हूँ। कि जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में मैंने आपको बताया था, उन्होंने लिखा हुआ था बैक के एक्सटेंसर। ठीक है, लेकिन बैक के एक्सटेंसर्स कोऑर्डिनेटेड वर्क कर रही हैं, आगे भी जो मसल्स हैं वो भी वर्क कर रही हैं।
ताकि जो आपका पेल्विक टिल्ट है वो नॉर्मल हो, जो आपके कर्वेचर ऑफ स्पाइन है वो नॉर्मल हो, आप सामने की तरफ गिर ना जाएं, पीछे से बैक एक्सटेंसर्स आपको स्टैंडिंग पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं, आपकी स्पाइन को स्ट्रेट करके रखते हैं, ठीक है। सो ताकि जो आपके ऐसी स्टैंडिंग पोजीशन ऐसी बनाते हैं कि जो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, वो आपकी बेस ऑफ सपोर्ट के दरमियान में आए, यानी कि दो पाँव के दरमियान में जो आपका लाइन ऑफ ग्रेविटी ड्रॉप होनी चाहिए, ठीक है। सो ये मैं आपको जनरल एक ओवरव्यू दे रही हूँ। सो आपके फ्लेक्सर्स ऑफ हिप टू वर्क टू मेंटेन द राइट एंगल्स एंड टू प्रिवेंट द टेंडेंसी टू स्लैम, ठीक है। ये जो आपके फ्लेक्सर्स ऑफ हिप हैं, ठीक है, ये वर्क कर रहे हैं ताकि जो आपका ये वर्क कर रहे हैं, पीछे से आपके बैक एक्सटेंसर्स भी वर्क कर रहे हैं, जाहिर बात है, ठीक है। आप अगर आगे झुकने नहीं दे रहे, आपको आपका पोस्चर आगे की तरफ खराब नहीं होने दे रहे, बैक एक्सटेंसर्स भी साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो ये देखें आपके हिप फ्लेक्सर्स वर्क कर रहे हैं ताकि आपकी जो पोजीशन मेंटेन रहे, आपका जो 90 डिग्री का एंगल है वो मेंटेन रहे हिप जॉइंट के ऊपर, जो आप आगे स्लम्प ना, आप आगे गिर ना जाएं, ठीक है, आगे की तरफ ना हो जाएं, आपका पोस्चर मतलब जो स्टूप एक पोस्चर होता है, जो आगे झुकने वाला पोस्चर है स्लम्प, वो आपका क्रिएट ना हो, ठीक है, आपके फ्लेक्सर्स काम करें। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पीछे से आपके लंबर एक्सटेंसर्स ने भी आपकी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। सो ये एक कोऑर्डिनेटेड मसल वर्क होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मसल वर्क है। कोई भी कभी भी एक मसल ग्रुप ये कहेंगे सिर्फ ये पीछे वाले काम करें, नहीं, सारे मसल्स अपने अपना वो जो है वो पार्ट प्ले कर रहे हैं, कुछ ज्यादा पार्ट प्ले कर रहे हैं। जिस तरह इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे हिप फ्लेक्सर्स और देखें पीछे से ट्रंक के जो एक्सटेंसर्स हैं या लंबर एक्सटेंसर्स हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। द मसल वर्क ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज सेम एज इन स्टैंडिंग पोजिशन, बाकी आपके जो मसल सेम एज इन स्टैंडिंग पोजिशन है। जिस तरह स्टैंडिंग पोजिशन में जो हमारा मसल वर्क था, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में हमने कहाँ से चेंज हुआ है मसल वर्क, ये यहाँ से चेंज हुआ है, हिप जॉइंट से चेंज हुआ है, जिसमें थाइज आपके फुली सपोर्टेड है, ठीक है। थाइज के मसल कोई ऐसा वर्क नहीं करे क्योंकि वो फुली सपोर्टेड है, उन्हें काम करना ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। नीचे अब ये देखें आपके बाकी अगर हम देखें, अब हम स्पाइन पे चले जाते हैं। स्पाइन पे आपके लंबर एक्सटेंसर्स बाकी उन्होंने कहा है ना कि सेम एज इन स्टैंडिंग पोजीशन, तो मैंने कहा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ा। सेम एज इन स्टैंडिंग पोजीशन, तो आपके लंबर एक्सटेंसर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपके लंबर एक्सटेंसर्स वर्क कर रही हैं ताकि और आपके लंबर एक्सटेंसर्स और लंबर फ्लेक्सर्स, ठीक है, या ट्रंक के एक्सटेंसर्स ट्रंक के फ्लेक्सर्स ये वर्क कर रहे हैं ताकि आप लंबर जो फ्लेक्सर्स अगर ज़्यादा उनका वर्क वो अपनी तरफ ना आपकी बॉडी यहाँ से अगर वो उन्होंने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप आगे की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो भी काम कर रही हैं, और पीछे से लंबर एक्सटेंसर्स ने आपकी पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है ताकि आपकी स्ट्रेट पोजीशन जो है वो आपकी बनी रहे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक के मसल्स देखें, शोल्डर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद शोल्डर जॉइंट पे, शोल्डर के पीछे यहाँ पे मसल्स लगे होते हैं जिन्हें जो रोहम्बॉइड्स हैं, ट्रेपीजियस है, ठीक है, जो कि आपके अगर वो वर्क ना करें तो आपके शोल्डर इस तरह आगे की तरफ आप झुक जाएंगे, ठीक है, और कंधे भी आगे की तरफ गुलाई में अपने आगे की तरफ कर लेंगे, जो एक पोस्चर नॉर्मली देखें ये है प्रोट्रैक्टेड शोल्डर आगे की तरफ, ठीक है। तो पीछे से क्या करती हैं, यहाँ पे जो मसल्स हैं वो वर्क करती हैं और शोल्डर का इस वाली पोजीशन में जाने से रोकते हैं, ठीक है। सो ये शोल्डर के मसल्स। फिर नेक के मसल्स यहाँ से वर्क करते हैं, आपकी नेक को स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है। प्री वर्टिब्रल मसल्स आपकी सर्वाइकल स्पाइन को स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है। ये आपका सिटिंग का पोजीशन हो गया। उसके बाद अगर हम देख लें लाइंग पोजीशन, ठीक है, लाइंग पोजीशन, और अब देखें इसके अंदर अगर हम कंपेयर करें, बेस ऑफ सपोर्ट इज, अगर एक बंदा स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है, वो भी स्टेबल पोजीशन है, बट अगर हम इसे कंपेयर करें सिटिंग पोजीशन से तो वो सिटिंग पोजीशन ज्यादा स्टेबल पोजीशन है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो, बेस ऑफ सपोर्ट हाई, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो, बेस ऑफ सपोर्ट हाई, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है फिर, ठीक है। सो ये बेस ऑफ सपोर्ट भी ज्यादा है, देखें कितनी बेस ऑफ सपोर्ट है, यहां से लेकर यहां तक इसकी बेस ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। सो ये सिटिंग पोजीशन हो गई। ऐसे ही क्वेश्चंस में पूछती हूँ कौन सी पोजीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, किस पे हाई है, स्टेबिलिटी किसके अंदर ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे जो इस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाती हूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि उसी तरह से ही आप मेरे जो पेपर है, जो मेरा टेस्ट है, उसके अंदर प्रोड्यूस करें, ठीक है, अपने अच्छा
उसके अंदर आप वो उसे अच्छा मतलब प्रोड्यूस करें उसके अंदर। सो लाइंग पोजीशन, अब देखें लाइंग पोजीशन क्या है, पूरी बॉडी सपोर्टेड है। ये अगर लाइन पोजीशन देखें, सुपाइन लाइंग, हम इस लाइन पोजीशन की बात कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। सुपाइन लाइंग ऐसे लेटना और प्रोन लाइंग उल्टा लेटना, ठीक है। स्पाइन लाइन की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या, फुल बॉडी सपोर्टेड है, ठीक है, और मिनिमल वर्क रिक्वायर्ड इन लाइंग पोजीशन, ठीक है। कुछ मसल रिक्वायर्ड होगा कि यहाँ के आपके मीडियल रोटेटर्स वर्क करेंगे कि आपकी टांग इस तरह बाहर की तरफ ना, जिस तरह हम लोग जब हम लेटते हैं और बिल्कुल स्लगिशली लेट जाते हैं ऐसे ही, तो आपके देखें जो पाँव है ना वो थोड़े से साइड पे निकले हुए होते हैं, ठीक है। इस तरह से मीडियल रोटेटर्स यहाँ के काम करते हैं, आपके ये एबडक्टर्स एटेक्टर्स काम करते हैं कि वो आपकी टांग की पोजीशन को मेंटेन करें। इसी तरह नेक के मसल्स कुछ काम कर रहे होते हैं कि आपकी हेड की पोजीशन को मेंटेन करें, नेक को मेंटेन करें, ठीक है। तो बाकी वैसे ये फुली सपोर्टेड पोजीशन होती है लाइंग पोजीशन, और ये मिनिमल वर्क रिक्वायर्ड है इस पोजीशन के अंदर। अब बेस ऑफ सपोर्ट देखें, यहां से लेकर यहां तक कितनी बड़ी बेस ऑफ सपोर्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लो, ठीक है। सो ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन है लाइंग पोजीशन। दिस इज द इजिएस्ट ऑफ फंडामेंटल पोजीशन एज द बॉडी इज कंप्लीटली इन सुपाइन पोजीशन, और ये क्या है, स्टेबल है ये पोजीशन। द मसल वर्क इज मिनिमल इन दिस पोजीशन बट मेनली डिपेंड ऑन द सर्फेस ऑफ लाइन, ठीक है। मसल वर्क वैसे मिनिमल है इस पोजीशन में, लेकिन वो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस सरफेस के ऊपर लेट रहे हैं, ठीक है। सॉफ्ट सरफेस होगी मसल वर्क, जाहिर बात है कुछ और होगा, और अगर हार्ड सरफेस है उसके ऊपर मसल्स अलहदा से वर्क करेंगे। ये मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरह से। द अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी इज द सेम एज इन स्टैंडिंग स्टैटिक पोस्चर, ठीक है। अलाइनमेंट सेम है। ट्रेनिंग कैन बी कैरिड आउट इन दिस पोजीशन, क्या मतलब आप अगर सबसे पहले अगर आपने किसी बंदे को, फॉर एग्जांपल बेड रिडन पेशेंट है, सबसे पहले लाइंग पोजीशन में ही है ना वो, सबसे पहले आप उधर से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, फिर लाइंग में प्रैक्टिस करवाएंगे, देन आप सिटिंग में प्रैक्टिस करवाएंगे, वो बेहतर हो जाएगी, फिर आप ग्रेजुअली स्टैंडिंग पे आएंगे ना। ऐसे तो नहीं, अब कोई बंदा स्ट्रोक का पेशेंट है उसे एकदम से कहें चलो भाई खड़े होकर हमें 10 मिनट यहाँ चल के दिखाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो ऐसे करके ग्रेजुअली हम चलते हैं। द वेट ऑफ द हेड एंड शोल्डर्स इज नॉट ट्रांसमिटेड टू द स्पाइन, ठीक है, क्योंकि वेट ट्रांसफर नहीं हो रहा, आप लेटे हुए हैं, to the spine in the horizontal position, so the spines tend to be elongate and straighten, and this is the advantage in the treatment of spinal deformities, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि वेट, क्योंकि आप लेटे हुए हैं, वेट आपका हेड का नीचे से आपकी देखें आपके हेड का वेट ट्रांसफर हो रहा है आपकी स्पाइन के जरिए, ठीक है। आपकी यानी कि जो भी आपका वेट होता है वो स्पाइन के जरिए आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी पे ट्रांसफर हो रहा है ना। इसके अंदर वो चीज नहीं है, क्योंकि आप लेटे हुए हैं, आपका वेट भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो आपकी स्पाइन क्या होती है इस वाली पोजीशन में, इलोंगेटेड होती है, स्ट्रेट होती है, ठीक है। और ये वाली मोस्ट सुटेबल पोजीशन है कि अगर आपकी कोई स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, फॉर एग्जांपल कोई स्कोलियोसिस का पेशेंट है फॉर एग्जांपल, तो लाइन पोजीशन में आप उसकी बहुत अच्छी सा उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेट ट्रांसफर नहीं हो रहा, आपकी स्पाइन इस वक्त बिल्कुल फ्री है, जो आपके वर्टिब्राज हैं वो बिल्कुल अपनी फ्री पोजीशन में है। लेकिन इस पोजीशन के अंदर क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, मैं चार्जर कनेक्ट किया है, मेरा वो बैटरी ख़त्म होने वाली थी, ठीक है। ब्रीदिंग इज डिस्टर्ब्ड स्लाइटली बाय प्रेशर ऑन द पोस्टीरियर रिस्पेक्ट ऑफ थॉरेक्स एंड बाय इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ एब्डोमिनल विसरास ऑन अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, जब आप लेटे हुए होते हैं, आप सीधा लेटें, कोई अगर किसी को रेस्पिरेटरी या कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे कभी भी नहीं कहते कि बिल्कुल सीधा लेटें, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, देखें ये आपके यहाँ पे एब्डोमिनल विसरास हैं पड़े हुए, ठीक है, सारे एब्डोमिनल विसरास, यहाँ पे आपका डायफ्राम है, ठीक है, यहाँ ये डायफ्राम है, ठीक है, और ये आपका हार्ट है, यहाँ पर लंग्स हैं इधर दरमियान में, ठीक है, साइड पे लंग्स हैं और यहाँ पे आपके हार्ट प्रेजेंट है दरमियान में। अब आप जब लेटे हैं तो ये वाला जो सारे एब्डोमिनल विसरास हैं ये प्रेशर डालेंगे डायफ्राम पर, डायफ्राम प्रेशर डालेगा लंग्स और हार्ट पर, ठीक है। तो ये इस वाली पोजीशन में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं। अगर आप सीधा लेटें तो कभी कभी आपको सांस का मसला हो जाता है, हम लोगों को इतना नहीं होगा, जिनका कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको कार्डियक इश्यूज हैं, उन्हें कहा जाता है कि स्पाइन पोजीशन के अंदर ना, इस लाइन पोजीशन में ना लेटें, क्योंकि इसके अंदर आपकी रेस्पिरेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि आपके एब्डोमिनल विसरास वेट सारा अपना वजन डालते हैं इसके ऊपर, डायफ्राम पे वजन डालता है लंग्स और आपके हार्ट के ऊपर, ठीक है। दिस कंडीशन इज अनसुटेबल फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी एंड हार्ट कंडीशंस, ठीक है। द पोजीशन हिंडर्स द रिटर्न ऑफ ब्लड फ्रॉम द हेड, सो मे बी अनसुटेबल फॉर एल्डरली और दो सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर।
ठीक है, ये इस पोजीशन में ना आपके जो हेड से जो ब्लड है रिटर्न होके बॉडी में नहीं आ रहा होता, ठीक है, वो उसके अंदर जरा वो उसकी जो मोशन है ब्लड का वो स्लो हो जाता है, हेड से आपकी वापस नहीं आ रहा होता। सो ये बूढ़े लोगों और जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये वाली कंडीशन ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सीधा लेटना ठीक नहीं है। उन्हें हम ये कहते हैं फिर कि जो कार्डिक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट है, उन्हें हम कहते हैं कि तकिया रखें यहाँ पर कि थोड़ी सी ऊंची, ये जगह ऊंची होनी चाहिए आप, ठीक है, आपकी ये जो हेड है वो ऊंचा होना चाहिए। उन्हें फिर हम ये कह देते हैं। अच्छा, अब देखिए आपको जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि ये वाले जो है जो इसके अंदर मसल वर्क है, मसल वर्क लाइन पोजीशन में मिनिमल है, लेकिन इफ द बॉडी इज रिलैक्स्ड ऑन अ हार्ड सरफेस सच एज फ्लोर और द एवरेज प्लिंथ, द हेड इज रोल टू द साइड, ठीक है, द लंबर स्पाइन इज हॉलोड बिकॉज द टेंशन ऑफ स्ट्रक्चर लाइंग इंटीरियर टू द हिप जॉइंट एंड द लेटर फॉल इनटू पोजीशन ऑफ लेटरल रोटेशन। ये अब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, लाइन पोजीशन में मसल वर्क तो हमने देख लिया, ठीक है, कि अच्छा ये देखें, ये जो लाइन पोजीशन में ये वाला जो मसल वर्क है, ये मैंने स्लाइड शायद आगे कर दी थी, ये देखें, द मसल वर्क इज मिनिमल इन दिस पोजीशन। ये मसल वर्क स्लाइड मेरे ख्याल से मैंने पहले आगे कर दिया और देन अब मैं दोबारा पीछे आई हूँ, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखिए इसमें इफ द बॉडी इज रिलैक्स्ड ऑन हार्ड सरफेस द लंबर स्पाइन इज हॉलोड बिकॉज ऑफ द टेंशन ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइंग इंटीरियर टू द हिप जॉइंट्स एंड लेटर फॉल इनटू द पोजीशन ऑफ लेटरल रोटेशन, ठीक है। अब वो इसमें आप ये देखें कि अगर आप किसी हार्ड सरफेस पे लेटें, फॉर एग्जांपल अभी आप ट्राई करके देखें, आप ज़मीन के ऊपर जो फर्श के ऊपर लेटने की कोशिश लेटें, ठीक है, फ़ौरन से जब आप लेटेंगे तो आप नोट करेंगे कि जब आप लेटे हैं तो फ़ौरन से आप अपनी बॉडी को ऐसे ज़मीन पे छोड़ नहीं देंगे। ज़ाहिर बात है वो आपको सरफेस आपको आपके बोनी एरियाज पे लगेगी तो आपको तकलीफ होगी ना। आप क्या करेंगे, आप थोड़े से अटेंटिव हो जाएंगे जो ही आप फर्श पे लेटेंगे। उसके दौरान अभी आप अब करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जो आपने लंबर स्पाइन को आप हॉलो कर लेते हैं, ठीक है, उसे हॉलो कर लेते हैं, यानी कि जो उसका कर्व है लंबर स्पाइन का, ठीक है, ये वाला लॉर्डोसिस वाला कर्व तकरीबन वो आपका बन रहा होता है, ठीक है, यानी कि आपके मसल्स उस वक्त एक्टिवेट हो जाती हैं जब आप फर्म एक सरफेस पे हैं, एक हार्ड सरफेस के ऊपर आप लेटे हुए हैं, हार्ड सरफेस पे लेटे हुए हैं, ठीक है। और आपकी जो हिप फ्लेक्सर्स हैं, जो इंटीरियर टू द हिप जॉइंट आपके मसल्स हैं, जाहिर बात है वो हिप फ्लेक्सर्स, ठीक है, वो भी वो भी जो हैं वो उनमें भी टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, और वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं अभी। और जब ही आप सॉफ्ट सरफेस पे लेटेंगे, ये बॉडी आपकी आप सरफेस सपोर्ट्स द बॉडी कम्प्लीटली, सॉफ्ट सरफेस पे लेटे हुए तो बिल्कुल वो जो सॉफ्ट सरफेस है फुल आपकी बॉडी को जो है वो कम्प्लीटली सपोर्ट कर रही होती है। जैसे कभी हम थक हार के आते हैं और हम अपने वो जो नरम सा बेड होता है उसके ऊपर आके लेटते हैं, तो कैसे हम लेट रहे होते हैं, हम तो सपोर्ट क्या, हम बिल्कुल ही अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं और बहुत ही गंदे से पोस्चर में लेट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी नीचे सॉफ्ट सरफेस है और हमारी बॉडी जो है वो फुली सपोर्टेड है, लेकिन उसमें भी एक सही तरीके से लेटना चाहिए। तो जब आपने किसी पेशेंट पे को एक्सरसाइज करवानी है, ठीक है, और उसका आपने लाइन पोजीशन में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तब आप सॉफ्ट सरफेस को प्रेफर नहीं करेंगे, तब आप फर्म सरफेस को प्रेफर करेंगे जहाँ पे आपके मसल ज़रा एक्टिवेट हों, ठीक है। सॉफ्ट सरफेस पर मसल वर्क बिल्कुल ही क्योंकि फुल बॉडी सपोर्टेड होगी तो मसल वर्क क्या होगा वहाँ पे मिनिमल, बहुत ज़्यादा कम वर्क होगा। सो जब आप फर्म सरफेस पे होंगे तो आपके मसल ग्रुप एक्टिवेट होंगे, और वो मसल ग्रुप अब कौन से एक्टिवेट होते हैं उस वक्त, फर्म सरफेस के, ना ही वो सॉफ्ट हो ना ही वो हार्ड हो, वो कोई उनके दरमियान वाली सरफेस, ठीक है। जिस तरह के आजकल वो ऑर्थोटिक मैट्रेस चलते हैं जिन पे कहा है कि सोना चाहिए, आपकी जो स्पाइन फुली सपोर्टेड रहती है, अच्छी रहती है, वो ना ही सॉफ्ट होती है ना ही वो हार्ड होती हैं, वो फर्म होती हैं, ठीक है। तो आपके क्या होते हैं, हेड रोटेटर्स बोथ साइड के वर्क करेंगे ताकि आपकी पोजीशन जो हेड की वो नॉर्मल दरमियान में रह सके, ठीक है। ये हेड रोटेटर्स ये वाले वर्क करेंगे दूसरी साइड के ताकि जो आपकी पोजीशन है वो मेंटेन रहे हेड की, ठीक है। फिर एक्सटेंसर्स ऑफ हिप एंड फ्लेक्सर्स ऑफ द लंबर स्पाइन। एक्सटेंसर्स ऑफ हिप जिस तरह मैंने बताया था कोऑर्डिनेटेड कर रहे होते हैं। एक्सटेंसर्स ऑफ हिप और फ्लेक्सर्स ऑफ लंबर स्पाइन वर्क टू ओवरकम द टेंडेंसी टू हॉलो द बैक, ठीक है। हॉलो इतनी भी ज़्यादा
कि आपकी जो हॉलो बैक है वो ज़्यादा भी ना हो जाए, ठीक है। एक नॉर्मल जो आपका लंबर स्पाइन पे पोस्चर है वो आपका रहना चाहिए, ठीक है। मीडियल रोटेटर्स ऑफ द हिप वर्क टू कीप द लेग्स इन द न्यूट्रल पोजीशन। मीडियल रोटेटर्स जो मैंने आपको भी बताया, क्योंकि जब भी हम लेटते हैं लाइन पोजीशन में हमारी जो फुट है वो साइड पे चला जाता है, ठीक है, साइड पे चला जाता है इस तरह करके, बाहिर जिस तरह बाहिर की तरफ निकला होता है फुट, तो यहाँ से आपके मीडियल रोटेटर्स हैं, ठीक है, आपके थाई के मीडियल रोटेटर्स हैं, वो वर्क करते हैं और आपकी लेग को एक न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन करते हैं, फुट भी फिर मेंटेन हो जाता है, ठीक है। और फिर आपके नीज एंड इनर ऐसे ही आपके होते हैं कि नीज और इनर बॉर्डर्स ऑफ फीट आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है। जब मीडियल रोटेटर्स वर्क करते हैं तो आपके नीज और ये मीडियल बॉर्डर्स ऑफ इनर फुट, ठीक है, सारे पैरेलल होते हैं, हेल्ड टुगेदर। लेकिन ये कौन सी पोजीशन है? सॉफ्ट पोजीशन में नहीं, जब आप फर्म पोजीशन पे लेटते हैं तब आपके ये वाले मसल्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आ जाते हैं हम हैंगिंग पोजीशन, ठीक है। हैंगिंग पोजीशन, द बॉडी इज सस्पेंडेड बाय ग्रेस्पिंग ओवर अ हॉरिजेंटल बार, ठीक है, वो जो एक रॉड ऊपर लटका देते हैं, लटका दें और फिर उसे पकड़ के लटक जाएं, ठीक है। ये जो झूलों पे भी ये जो प्ले एरियाज होते हैं वहाँ पे भी पोजीशन होती है हैंगिंग पोजीशन, ठीक है। मतलब आप लटके हुए हैं ऊपर से रॉड को पकड़ के। अब इस वाली पोजीशन में अगर आप अभी लटक कर देखें, ठीक है, अगर मतलब आई एम नॉट सेइंग यू टू हैंग योर सेल्फ, मैं ये कह रही हूँ आपने मतलब इस तरह की पोजीशन बनाई जिस तरह की हैंगिंग पोजीशन होती है, ठीक है। अभी आप ऐसे अपने हाथ ऊपर करके जिस तरह किसी चीज़ को आपने पकड़ा हुआ है या आप इमेजिन करें, तो आप देखेंगे कि जो आपके फोर आर्म है वो क्या है, प्रोनेटेड होते हैं, ठीक है। प्रोनेटेड आपके फोर आर्म है, स्ट्रेट आर्म है, और आपके जो शोल्डर हैं जो, और आपके जो आर्म्स और शोल्डर विड्थ अपार्ट हैं, ठीक है। आर्म्स आपके शोल्डर विड्थ अपार्ट हैं, ठीक है, यानी कि शोल्डर है उसके साथ ही आपके आर्म है। द हेड इज हेल्ड हाई, हेड आपका जाहिर बात है जब आप लटके होते हैं सर को आपने ऊंचा किया हुआ है। स्कैप्यूला आर ड्रॉन डाउनवर्ड, ठीक है, हम जब ऊपर लटकते हैं, ठीक है, स्कैप्यूला की टेंडेंसी होती है कि वो इस तरह करके बाहर की तरफ निकल आए, यहाँ से इस तरफ करके बाहर की तरफ निकल आए। तो पीछे से क्या होती है, ये जो पीछे मसल्स लगे होते हैं, ठीक है, रिट्रैक्टर्स होते हैं स्कैप्यूला के, और ये नीचे की तरफ मसल्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करके स्कैप्यूला को डाउनवर्ड पुश करते हैं, यानी कि बाहर नहीं निकलने देते, उसकी पोजीशन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, स्कैप्यूला आर ड्रॉन डाउनवर्ड्स सो दैट नेक अपीयर्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है। और ये वाले इस वाले पोस्चर में आपकी नेक क्या होती है, हेड क्योंकि स्ट्रेट रखा होता है और आपकी नेक बहुत लंबी नजर आ रही होती है। ट्रंक एंड लेग हैंग स्ट्रेट, ठीक है, ट्रंक और लेग्स आपकी हैंग स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लटकी होती हैं, हील्स आपकी टुगेदर होती हैं, और एंकल आपके, अगर आप देखें पोजीशन को बना फील करके, तो आपके एंकल्स क्या होते हैं, प्लांटर फ्लेक्स्ड होते हैं, ठीक है, नीचे की प्लांटर फ्लेक्स्ड आपके एंकल्स हुए होते हैं। सो ये आपकी हैंगिंग पोजीशन है। अब इसके अंदर अगर आप मसल्स वर्क देखें, ठीक है, मसल वर्क देखें, फ्लेक्सर्स ऑफ फिंगर्स, जाहिर बात है आपने ऊपर से रॉड को पकड़ा हुआ है, वो वर्क कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग, वो वर्क कर रहे हैं टू ग्रेस्प द बार, ठीक है। मसल्स अराउंड द रिस्ट वो वर्क कर रहे हैं आपके वर्क वो कर रहे हैं ताकि वर्क स्ट्रांगली टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन द जॉइंट्स एंड टू एक्ट एज साइनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर्स फॉर द फ्लेक्सर्स ऑफ फिंगर्स, ठीक है। वो फिंगर के फ्लेक्सर के लिए क्या काम कर रहे हैं, फिक्सेटर्स एंड साइनर्जिस्ट जो हेल्प कर रहे हैं उन्हें, और फिक्सेटर जो आपकी बोन ऑफ रीजन को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। मसल्स अराउंड जो रिस्ट हैं वो बेसिकली एज ए साइनर्जिस्ट और एज ए फिक्सेटर काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर फ्लेक्सर्स ऑफ एल्बो, ठीक है, वो भी वेट को रिड्यूस कर रहा है ऑन ऑल द जॉइंट। एडक्टर्स ऑफ शोल्डर वर्क स्ट्रांगली टू लिफ्ट द बॉडी ऑन द आर्म्स, ठीक है। आपके एडक्टर्स, ये जो शोल्डर के एडक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं। ये हैंगिंग पोजीशन मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं डाली, बट ये मैं आपके अभी लेक्चर जब अपलोड करूंगी आपके ग्रुप के अंदर मैं एक पिक्चर हैंगिंग डाल दूंगी, ठीक है। एडक्टर्स क्या है शोल्डर के, जो जाहिर बात है आपकी आर्म जो आपकी बॉडी के साथ टच हो रही है, आर्म की जो वाली साइड, ठीक है, उस तरफ अंदर की तरफ लगे हुए हैं शोल्डर के। एडक्टर्स ऑफ शोल्डर वो वर्क करें ताकि आपकी जो आपकी बॉडी को लिफ्ट किया हुआ है, ठीक है, आर्म्स के थ्रू आपकी बॉडी को लिफ्ट किया हुआ है, वो हेल्प कर रहे हैं उसे लिफ्ट करने में। देन डिप्रेसेस रिट्रैक्टर्स एंड मीडियल रोटेटर्स ऑफ स्कैपुला, अगर ये वर्क नहीं करेंगे तो स्कैपुला आपकी बॉडी से थोड़ा सा बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये वर्क करते हैं, उसे डिप्रेस करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं, उसे डाउनवर्ड और इनवर्ड पुल करते हैं, ठीक है। प्री वर्टिब्रल और पोस्ट नेक मसल्स ये वर्क कर रहे हैं आपकी नेक को स्ट्रेट रखने में, ठीक है। फ्लेक्सर्स ऑफ लंबर स्पाइन ये वर्क कर रहे हैं
जो फ्लेक्सर्स ऑफ लंबर स्पाइन, ठीक है, एक्सटेंसर्स ऑफ आपके ये जो हिप है, ये वर्क कर रहे हैं, आपकी पोजीशन को मेंटेन इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, आपके पोस्चर को बेहतर किया हुआ है। देन एडक्टर्स ऑफ हिप वर्क कर रहे हैं कि आपकी जो हिप है वो उसकी पोजीशन मेंटेन रहे, ठीक है, हैंगिंग के अंदर। एक्सटेंसर्स ऑफ नी वर्क कर रहे हैं। प्लांटर फ्लेक्सर्स, जाहिर बात है प्लांटर फ्लेक्सर्स वर्क कर रहे हैं आपके टोस को उन्होंने फ्लोर की तरफ मतलब उनकी डायरेक्शन की हुई है। प्लांटर फ्लेक्सर्स अगर वर्क नहीं करेंगे तो आपका पाँव प्लांटर फ्लेक्स तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये सारी पोजीशन आपकी हैंगिंग पोजीशन ऐसे बनती है। सो इफेक्ट्स एंड यूजेस इसके क्या हैं? एज द मसल वर्क फॉर द आर्म्स एंड अपर बैक इज एक्सटेंसिव स्ट्रॉन्ग द पोजीशन इज, ठीक है, जाहिर बात है ये हैंगिंग पोजीशन हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होगी, पावर अच्छी होगी, तभी आप हैंगिंग पोजीशन कर सकते हैं। क्योंकि आर्म्स के मसल्स का बहुत एक्सटेंसिव वर्क है, अपर बैक के मसल्स का बहुत एक्सटेंसिव वर्क है, ठीक है। स्कैपुला के मसल्स हर किसी के इतने ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं होते। ये ज़्यादातर किन लोगों के होते हैं? जिम जो करती हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है, वही हैंगिंग पोजीशन को ज़्यादा सस्टेन इस पोजीशन को कर सकते हैं, ठीक है। सो ये उन लोगों के लिए है जो अपनी बॉडी का वेट बैलेंस करने में जिनको मतलब जो ट्रेन हो, ठीक है, अपनी बॉडी का वेट बैलेंस कर लेती हूँ, अच्छा मस्कुलर स्ट्रेंथ उनकी अच्छी हो, ठीक है। एज वेट ऑफ शोल्डर इज नॉट एक्सर्टेड ऑन द स्पाइन, द वेट ऑफ द लेग्स एक्सर्ट ट्रैक्शन अपॉन इट, द स्पाइन इज स्ट्रेटेंड एंड इलोंगेटेड, ठीक है। अब देखें वेट जो है वो आपका शोल्डर का स्पाइन पे नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि शोल्डर का वेट से आपने क्या किया हुआ है? अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट किया हुआ है। तो स्पाइन इस पोजीशन के अंदर क्या होती है? स्ट्रेट होती है, इलोंगेटेड होती है, ठीक है। लेकिन इसका जो अगर आप इस पोजीशन को देखें, ऊपर लटक कर देख रहे होते हैं, तो ये आप इस वाली पोजीशन ना इंस्पायरेटरी पोजीशन में फिक्स होती है। आप सांस बाहर निकालना मुश्किल होता है इस पोजीशन के अंदर, हैंगिंग पोजीशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपका जो थॉरेक्स है वो फिक्स्ड इन इंस्पायरेटरी पोजीशन है। ये मैं क्यों इस तरह बोल रही हूँ? क्योंकि जब मैं पढ़ती ही होती हूँ और जब मैंने ये पढ़ा था तो मैं पोजीशंस को साथ साथ बनाकर देखती थी और ये सब ऑब्जर्व करती थी अपनी बॉडी में कि ये बॉडी में जो लिखी हुई हैं ये चेंजेस आ रही हैं, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अभी भी आपको पढ़ाने से पहले एक दफ़ा मैंने सारी पोजीशंस को अप्लाई करके देखती हूँ आपको पढ़ाने से पहले, इसीलिए तो मैं इतना बगैर रुके ये पढ़ रही होती हूँ, ठीक है। तो आपको भी समझने के लिए ये ज़रूरी है कि अभी आप ये पोजीशन हैंगिंग पोजीशन नहीं बना सकते, लेकिन आप फील करके देखें। फील करने का मतलब है कि उस पोजीशन को इमेजिन करके खुद अभी अपने हाथ ऊपर करके ऐसे करें कि जैसे आप लटके हुए हैं, और आपको खुद फील होगा कि वाकई ही में आपके जो थॉरेक्स है वो इंस्पायरेटरी जो पोजीशन के अंदर फिक्स हुई होती है। सो देयरफॉर द पोजीशन इज अनसूटेबल फॉर वीक पेशेंट्स, और उन पेशेंट्स के लिए जाहिर बात है ये कार्डियक पेशेंट्स और हार्ट पेशेंट्स के लिए नहीं है। और काइंडली इस तरह का लेम सा जो क्वेश्चन जो लास्ट वाइव में किया था, मैम हम क्या फील करें, ये जिस बच्ची ने भी किया था, मुझे उस वक्त बहुत मतलब वो नहीं आया, मुझे हंसी आई इसके ऊपर। फील करने का मतलब कोई आपको मैंने इमोशन तो फील करवाने का नहीं कहा ना, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आपने इस पोजीशन को हैंगिंग पोजीशन को बनाकर अपने हाथ इस तरह ऊपर करके आप देखें कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, और वो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो हैंगिंग पोजीशन का अफेक्ट क्या है? द अफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग द बॉडी इज स्टिमुलेटिंग एंड मच इंजॉयड स्पेशली बाय चिल्ड्रन। बच्चे बहुत खुश होते हैं इस पोजीशन के अंदर। ओके क्लास, दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर, और इस चैप्टर का भी एंड हो गया है, ठीक है। ये जो चैप्टर है आगे बैकवर्ड टिल्टिंग ऑफ पेल्विस, लेटरल टिल्टिंग ऑफ पेल्विस, ये मैं आपको सारी पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।